हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और आज है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं 30 जनवरी। और अब आपके पास समय कम है, तैयारी ज़्यादा करना है। यदि आपने तैयारी नहीं की है तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप मॉडल पेपर को ही तैयार कर लेते हैं तो भी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि अब मैं आपके लिए रोजाना एक हिंदी विषय का मॉडल पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उस मॉडल पेपर से अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप लोग इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेना। 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का कोड है 801 DD और मेरे प्यारे बच्चों विषय कोड क्या है? हिंदी विषय का कोड है 901। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर है और आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। कितना समय आपको मिलेगा पेपर में? 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं नोट के रूप में। पहला है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। और ऐसे सभी विषयों में होगा, यानी सभी विषयों के पेपर में 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने यानी सॉल्व करने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। अब खंड आ में जो प्रश्न आएंगे वह होंगे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न, जिनकी संख्या कितनी रहेगी? 20 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरह से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? OMR शीट में फिल करना होगा, जिसका नमूना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इसी पैटर्न पर आधारित होगी आपकी OMR शीट। बोर्ड परीक्षा से पहले यूपी बोर्ड के द्वारा OMR शीट का नमूना आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने 2023 में OMR शीट का नमूना बोर्ड परीक्षा से पहले ही सभी को प्रोवाइड करा दिया था और इस बार भी ऐसा ही होगा। यदि नहीं हुआ तो भी आप देख सकते हैं, इसी पैटर्न पर आधारित होगी OMR शीट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीजें तो लिखी हुई रहेंगी, क्योंकि 2023 में लिखा हुआ था। बस क्वेश्चन का आंसर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको भरना था, बाकी सब भरा हुआ पहले से ही था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को, जो 20 प्रश्न हैं, इनको आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। इनसे संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको भी मैं सॉल्व कराता चलूंगा। खंड बा 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में कॉपी, मैं आपको बता दूंगा जल्द ही, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले यदि आप देख लेते हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें तो आप जो है अच्छा स्कोर कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो खंड आ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 नंबर के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को रट लेना, याद कर लेना। मैं तो कहता हूं इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। पहला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। लिखना आपको नहीं है, ओएमआर शीट में आपको विकल्प भरना है। जैसे का है तो ए, खा है तो यानी बी है ये, गा है सी और घा है डी, क्योंकि ओएमआर शीट में आपके ऑप्शन जो रहेंगे ए बी सी और डी इस तरह से रहेंगे, आप देख भी सकते हो। अर्थात पहले प्रश्न के अंतर्गत यदि पहला विकल्प सही है तो ए वाला गोला काला करेंगे, दूसरा सही है तो बी, तीसरा सी, इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों के आंसर फिल कर देने हैं। जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही रहेगा आप उसी के अनुसार ओएमआर शीट में भर दीजिएगा। पहला प्रश्न का पहला विकल्प है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या यह कथन सत्य है? मेरे प्यारे बच्चों, यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा कथन है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। यह भी कथन क्या है? गलत है। और यहाँ पर तीसरा जो कथन है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यही कथन क्या है? सही है। चौथा जो कथन है कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 2, और इस प्रश्न से मैं आपको बताऊंगा 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कलम का सिपाही की रचना किसने की? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है अमृत राय, दूसरा विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है विकल्प प्रेमचंद, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो कलम का सिपाही की रचना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों अमृत राय ने। किसने की? अमृत राय ने की। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी विधा पर आधारित रचना में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा है। यदि प्रश्न किसी भी तरह से आता है आपसे गलत न होने पाए, ये हमारा संकल्प है कि आप जो है अच्छा स्कोर करो बोर्ड परीक्षा 2024 में। कलम का सिपाही किसने लिखा? या कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो उत्तर हो जाएगा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। एकांकी सम्राट कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से किसको एकांकी सम्राट कहा जाता है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों सेठ गोविंद दास को, दूसरा विकल्प है हरिकृष्ण प्रेमी को, तीसरा है विकल्प मोहन राकेश को, चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा को। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, और प्रश्न यदि पूछ लिया जाए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? चलिए मैं आपको बताता चलूं। गोदान, गबन, सेवा सदन। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। कहीं से यदि प्रश्न आ जाता है कि गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित है। गबन या सेवा सदन किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? ये भी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं, और ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, और राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है एकांकी सम्राट। इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम है दीपदान। मेरे प्यारे बच्चों, दीपदान
राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध एकांकी है, जिसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है विकल्प बालकृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब किया था, तो इसका उत्तर होगा सन 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे डॉक्टर कौन? श्याम सुंदर दास जी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प मोहन राकेश, तीसरा विकल्प कमलेश्वर, चौथा विकल्प राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस किसकी रचना है? यह रचना है मोहन राकेश जी की। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कमेंट करके कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? पहला है विकल्प निराला जी, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा जी, तीसरा विकल्प है अज्ञे जी, और इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चौथा विकल्प है श्याम नारायण पांडे जी। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा अज्ञे जी। और इन्होंने कब? 1943 ईस्वी में। आप लोग ध्यान देंगे, यदि प्रश्न आ जाए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका उत्तर क्या होगा? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, संपादन किया गया। किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान को, दूसरा है विकल्प सुमित्रा कुमारी सिन्हा को, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा को, चौथा है विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा जी को। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? पहला है विकल्प यहाँ पर सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, दूसरा है विकल्प 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, चौथा है विकल्प 1843 ईस्वी से अब तक। तो सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न जरूर आएगा जिसमें किसी न किसी युग की कालावधि से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है राधा चरण गोस्वामी, दूसरा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, चौथा विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह। तो प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आधी पंक्ति दी गई है और इस उक्ति के लेखक कौन हैं? क्या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, यशपाल जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? तो निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, इस उक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। मेरे प्यारे बच्चों, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव ही होता है शोक। और दिए गए उदाहरण में शुरुआत में ही लिखा हुआ है शोक। शोक का अर्थ होता है दुख, व्याप्त हो जाना या दुखी रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? उत्तर हो जाएगा शोक रस है। प्रश्न संख्या 12 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी। एक अलंकार के किसी भी उदाहरण में दिए गए यदि ये शब्द आपको मिल जाते हैं, कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? मनु, मानो, जनु, जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु और जनहु। मैंने आपको बताया था कि किसी भी उदाहरण में यदि मनु मानो में से कोई शब्द या जनु जानो में से कोई एक शब्द या मनहु, यहाँ पर मनहु होगा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, मनहु होगा यहाँ पर, या जनहु, इनमें से कोई भी आपको शब्द लिखा हुआ मिल जाता है और पूछा जाता है कि दिए गए उदाहरण में प्रयुक्त उदाहरण में या पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? हमेशा आप ध्यान रखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये जो हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। कौन कौन से? मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए उदाहरण में क्या आया हुआ है? पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर मानो जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है। रोला में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, या 3 या 4 या फिर 5? तो रोला में मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं और रोला के प्रत्येक चरण में आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, काफी ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आप स्किप करते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और रोला में चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 है। यहाँ पर सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में क्या 11-11 मात्राएं होती हैं, या 13-13, या फिर 24-24, या 16-16? तो सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में, यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न कैसे भी आए आपसे गलत ना होने पाए, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या जो 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है कि त्रिवेणी में समास कौन सा है? तो मैंने आपको पढ़ाया है, कई वीडियो में भी बताया है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद जिसे कहते हैं पहला पद,
क्या हो? पहला पद हो संख्यावाची, संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला, और दूसरा पद जिसे उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद वह क्या हो? किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास। आप लोग ध्यान देंगे, वहां पर द्विगु समास होता है। अब यहां पर त्रिवेणी में पहला पद क्या है? त्रि है, और त्रि किस संख्या यानी गिनती को बता रहा है? 3। अब दूसरा पद है वेणी, वेणी अर्थात नदियों, वेड़ियों का समूह या नदियों का समूह, तो यहां पर हो जाएगा नदियों। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नदियों का समूह या समाहार आप लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समास का पहला पद गिनती बताने वाला यानी संख्या बताने वाला हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद यानी उत्तर पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, तो वहां पर होता है द्विगु समास। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है, अहिभुजंग विषधर कहा जाता है किसको? मेढक को, कोयल को, या तीसरा है विकल्प सर्प को, मयूर को। तो कौन सा विकल्प सही होगा? अहिभुजंग और विषधर, अहिभुजंग और विषधर कहा जाता है सर्प को, क्योंकि ये सर्प के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मोहन गीत गा रहा है और राधा खेल रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या यह मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का? यह मेरे प्यारे बच्चों है संयुक्त वाक्य। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? 5, 4 या 3 या फिर 7? तो वाच्य प्रयोग के मेरे प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 है, आप लोग ध्यान देंगे, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तासु। इस तरह से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 1 जो कि होगा खंड बाग के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों के लिए 50 अंक निर्धारित हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है कॉपी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गद्यांश है पहला, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ पर पड़ते होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनसे पवित्रता का नाश होता है। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में मैंने आपको बताया था पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलना है, बाकी संदर्भ कैसे लिखना है मैंने बता दिया है आप सभी को। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी ये गद्यांश जो है मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ से गद्यांश हर साल पूछा जाता है, यानी मित्रता शीर्षक पाठ से हर साल गद्यांश पूछा जाता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न इस तरह का देखेंगे आप लोग, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश रहेगा उसी की व्याख्या करनी है, बाकी किसी की नहीं करनी। तीसरा प्रश्न है, किन लोगों के क्षण मात्र के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट होती है और क्यों? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप गद्यांश से ही कर लोगे। अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए।
ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का भी पहला प्रश्न यहाँ पर है, संदर्भ लिखना है आपको। तो मैं आपको बता दूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये पाठ का नाम है जिससे लिया गया है गद्यांश। और इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ, जहां से ये गद्यांश लिया गया है। लेकिन आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, दोनों गद्यांशों को नहीं करना। यहां पर भी आप देख सकते हैं 3-3 प्रश्न दिए गए हैं गद्यांश के। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कुल 6 नंबर। तो पहला जो पद्यांश है यहाँ पर, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दें, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कहि रसमय अभिलाषी, पावोंगे पुन कियों आपनो जौरे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो सूर सबय मत नासी। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश का पहला ही प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब जब आप संदर्भ लिखोगे तो पाठ का नाम और रचनाकार का नाम लिखना होता है। तो यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से और इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में यदि पूछा जाता है तो आप तुरंत पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि सूरदास जी के प्रत्येक पद के अंतर्गत उनका नाम जरूर लिखा है। सूर 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 इस तरह से जरूर लिखा आप देखेंगे जितने भी पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो भी रेखांकित अंश होगा उसी तरह से आपको, जिस तरह से गद्यांश में जो रेखांकित अंश होता है उसकी व्याख्या करनी, ठीक उसी तरह से पद्यांश में भी पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी। और जो अगला प्रश्न आएगा इस तरह का प्रश्न, इसका उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। फिर अथवा में यहाँ पर पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से, जो पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों ही गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला गद्यांश है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरोहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो है गद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, और ये जो है गद्यांश किस पाठ से है,
वाराणसी। वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। दोनों ही पाठों को मैंने पढ़ाया है। सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों की वीडियो यदि देखना चाहते हैं आप तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। पद्यांश इस प्रकार से है यहाँ पर। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। यह लिया गया है जीवन सूत्राणि। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो यहाँ पर पद्यांश है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। यह लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से आएगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसमें से किसी एक खंड काव्य के यानी किसी एक प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख भी सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का है यहाँ पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। और आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। फिर 6 का प्रश्न है यहाँ पर। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में इनमें से जीवन परिचय पूछे ही जाएंगे। 5 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा और वही श्लोक आप लिखोगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। इसलिए आप लोगों को 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेने हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर संस्कृत के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इनको जरूर तैयार कर लेना। वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रमस्ति, चंद्रशेखरः कः आसीत्, पुरुराजः कः आसीत्, श्वेतकेतुः कः। और प्रश्न संख्या 9 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो विद्यार्थी और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, विज्ञान के चमत्कार तथा प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये निबंध आप लोग पढ़ लेना। 100% यहाँ से निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में यहाँ पर शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो अथवा में किसी एक प्रश्न को आप कर सकते हैं, या तो 10 का उत्तर दें या अथवा वाले का दें। तो इसी पैटर्न पर पेपर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले मैं आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको बोर्ड परीक्षा में। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।